Hello and welcome to our lecture series on chemistry for SSC CGL। इस लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने एटम वर्ड तो कई बार सुना होगा। आज हम देखेंगे कि वो एटम बना किसका होता है, कैसे बनता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एंड देन आइसोटोप एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, राइट। Before starting, a brief introduction about me. मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। I've done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 Pre Plus Mains. आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करिए, जिससे कि आपको मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स होंगे वो सभी मिलते रहेंगे। अब प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। देखिए, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, राइट। एंड देन कहाँ पे होते हैं ये? देखिए, ये एटम की जो आउटर शेल्स होती हैं, आउटर मोस्ट शेल होती है एटम की, वो ये उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? देखिए, एंटी पार्टिकल वो होता है एक ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज रहता है। दे ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है? इतने कूलॉम। देखिए, कूलॉम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कितना चार्ज होता है। माइनस माइनस इसलिए क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स। क्लियर है अभी? और एक और भी बात आपको बताना चाहूँगा, ये चार्ज की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 1.6 से आपसे कोई कहे आधा इलेक्ट्रॉन, तो सर आधा इलेक्ट्रॉन जैसा इस यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो है वो इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो है वो प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे छोटा कुछ नहीं। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, आधा प्रोटॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन, 1/4 प्रोटॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है? देन अब हम और पढ़ें कि इसका मास क्या होता है। तो आप सोचिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और 0.00054 यू, ये यू होता है, इसको बोलते हैं इस स्मॉल यू को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, AMU, और छोटी फॉर्म होती है इसकी यू, 0.00054 यू। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं 0.00054। तो कभी भी 54 पॉइंट डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कभी भी कोई भी डिजिट लिखी हो ना, तो उसको 54, 68, 102 ऐसे कभी नहीं बोला जाता है, वो गलत होता है। इसको हमेशा सिंगल डिजिट्स में बोला जाता है, 0.00054। क्लियर? तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, इसका वेट इतना होता है और चार्ज इतना होता है। क्लियर? और AMU में वेट इसका इतना होता है। क्या करते हैं ये एक्सरेज जनरेट करते हैं। देखिए कैसे जनरेट करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से जाके, जो आपकी एक्सरे मशीन जो आपने देखी है, वो इतना क्यों वहाँ पे लिखा होता है कि कुछ भी पहन के ना आए, उसमें मेटल ना पहने, हटा दिया जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ इसमें वोल्टेज क्रिएट किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी, पूरी इलेक्ट्रॉन की बीम, जैसे आपने अपनी टॉर्च आपने देखी होगी, जलाई होगी ना, तो टॉर्च की लाइट निकलती है ना जैसे ही, वैसे ही मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही हैवी बीम निकल के मेटल पे जब स्ट्राइक करती है ना, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन की बंदूक होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। वो फायर करती है इलेक्ट्रॉन बीम, वो इलेक्ट्रॉन बीम जाके सामने मेटल पे लगती है, और उस मेटल से एक्सरेज निकल के आती हैं, ठीक है। तो बस एक ऐसी जनरल नॉलेज के लिए था ये एक्सरे कैसे होती हैं। आपको ये याद रखना है कि एक्सरेज भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं प्रोटॉन पे। किसने डिस्कवर किया? सर रुदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब देखिए पोजिशनिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है, एक तो जैसे मान लीजिए ये आउटर शेल होती है, ठीक है, ये होती है आउटर शेल, उसके अंदर ये छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और ये आउटर शेल होती है। आउटर शेल में क्या होता है? आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस जो अंदर छोटा सा हमारा एक सर्कल और अरेंजमेंट होता है, यहाँ होता है प्रोटॉन, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चार्ज
देखिए चार्ज जो है इसका सेम रहता है एकदम, जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज था उतना ही प्रोटॉन में चार्ज है, बस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर? और एक बात और, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, ना कि होता है आपका प्रोटॉन। क्लियर? क्योंकि एसएससी आपका क्वेश्चन देता है और वहाँ कंफ्यूज कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बताइए, तो आप सोचते हैं एंटी पार्टिकल मतलब तो फिर ये प्रोटॉन हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल मास और चार्ज पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं, इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्लियर? ना चार्ज तो आपको पता है, मास जो होता है उसका वो अंतर है, इसमें मास जो होता है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27। ठीक है, और अब हम इसे AMU में बोलें तो इतना 1.00727 U। ये भी आता है कि इस प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है, तो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब 1836 को अगर हम इसके हमारे अपने इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। मूविंग ऑन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक वाज अ साइंटिस्ट, इन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, पेन इज इक्वल टू फिर आप लिख लेंगे RJ पेन इज इक्वल टू RJC। तो प्रोटॉन का हो गया रुदरफोर्ड। ठीक है, आप अपने इसमें अपने नोटबुक में लिख लोगे पेन PEN इज इक्वल टू RJC, मतलब प्रोटॉन का हो जाएगा फिर रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का हो जाएगा दिस वन हेयर न्यूट्रॉन, सॉरी PE, हाँ E से हो जाएगा ये आपका JJ थॉमसन। ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा चैडविक। क्लियर? सो पेन इज इक्वल टू RJC या R आप TC कर सकते हैं जैसा चाहें, JJ थॉमसन या सिर्फ थॉमसन अगर आपको याद रहे तो। राइट ना, अब हम आते हैं कि एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन का क्या होता है, तो वो होता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻17 kg। आपको देखिए मासेस जो हैं इन सबके अलग अलग हैं, तो आपको ये तीनों के मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी पॉइंट्स में है, तो आपको शायद लगे टफ है, लेकिन सिर्फ ये तीन ही चीज़ें हैं जिसका आपको मास आपको पॉइंट्स में आपको मिलेगा, जो आपको पॉइंट्स में याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज बात, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पॉइंट यहाँ पे है, हर क्या होता है ना, कोई भी अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम बात करते हैं, पहले तो कोई भी एटम होगा उसमें तीन चीज़ें अवश्य होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें कि क्या होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल में पाया जाता है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही अपवाद है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, और वो है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इज द ओनली एटम विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। एसएससी आपको जब क्वेश्चन देती है तो कैसे देती है, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करती है। एसएससी कहता है हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा, आप कभी प्रोटॉन मत मार्क कर दीजिएगा या इलेक्ट्रॉन मत मार्क कर दीजिएगा, इट इज़ न्यूट्रॉन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोटॉन मार्क कर देते हैं उसमें, उन्हें लगता है कि शायद प्रोटॉन नहीं, उन्हें ये तो ध्यान रहता है कि हाँ न्यूक्लियस में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि एक चीज़ जो होती है वो हाइड्रोजन में एब्सेंट होती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक चीज़ वो कौन सी है, वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो वो न्यूट्रॉन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ये Z से होता है। ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके बराबर होता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं अंदर। ठीक है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। सिमिलरली कार्बन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उसके अंदर 4 प्रोटॉन्स होंगे। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है, तो उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा,
1 होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आपका ये होता है एटॉमिक नंबर। जो आप पीरियोडिक टेबल आपने बचपन में कभी देखी होगी, कई जगह अक्सर दिख जाती है पीरियोडिक टेबल बनी हुई, तो वो कैसे है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में बनी हुई है। लेफ्ट से राइट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6, इस तरीके से बनी हुई है वो। उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे, किस चीज़ के ऊपर बेस है, तो उसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर। क्लियर? फिर आता है मास नंबर क्या होता है। तो सर देखिए, मास नंबर होता है, आपको पता है न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, आप सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड कर लो और आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो। ठीक है, और वही हो जाता है आपका मास नंबर। जैसे कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप ऐड करिए, 8 और 8 कितना हुआ, 16। तो इसीलिए इसका मास नंबर होता है 16। क्लियर है ये बात? अब देखिए, मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, मास नंबर को हम लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखें, ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड ऊपर चढ़ा के लिखा गया है 16। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को सब स्क्रिप्ट, सब मतलब होता है नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं एटॉमिक नंबर 8। क्लियर हो गई ये बात? आते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पे। आइसोटोप्स देखिए क्या होते हैं, कोई भी एनी ऑफ द 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब कि यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन उनका मास नंबर अलग हो। मास नंबर कैसे अलग होगा कि देखिए, यानी कि प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसका मतलब उनके न्यूट्रॉन्स अलग हैं। तो क्या क्या हैं वो, आपके बेसिकली जो आपका एसएससी पूछता है वो आपके सिर्फ हाइड्रोजन, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका मास नंबर सेम होता है, सॉरी जिनका कि नंबर ऑफ आपका ये आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मास नंबर सेम किसका होता है, मास नंबर होता है आइसोबार्स का। हम बात करेंगे तब हम मास नंबर पे आएंगे, इसमें हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? एटॉमिक नंबर यानी कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर? एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब देखिए, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स होते हैं। नाम क्या क्या होते हैं उनके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अभी आप देखिए, हम आपका ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में। तो देखिए, सबका सबस्क्रिप्ट 1 है ना, मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो ये सब हो गए आइसोटोप। क्लियर? आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे इसमें, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये आइसोबार्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी में। देखिए एसएससी इसको कैसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप। ऑप्शन देगा आर्गन, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आयरन दे देगा या कोबाल्ट दे देगा। तो आपको पता है ये तीनों तो एक आपस में एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ये तो आइसोबार होते हैं। जो भी चौथा ऑप्शन हो, मतलब या फिर जो भी उसकी नंबरिंग हो, इन 3 के अलावा जो भी उसमें पड़ा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। रेडियो एक्टिविटी जो इसमें बाकी रहा है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे यूजेस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स के यूजेस और नॉन मेटल्स के यूजेस, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनके यूजेस, और कुछ नोबेल गैसेस के uses. Before that, a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I have done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 Pre-Plus Mains. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ रेट करिए, रिव्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुरू करते हैं मेटल्स। कुछ इनके प्रैक्टिकल यूजेस को देखें। पहले तो देखिए क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, इसमें ये देखिए कि सिल्वर आयोडाइड में मेटल कौन सा पार्ट है, आप ये आइडेंटिफाई करिए, तो वो है सिल्वर। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन के लिए इसको यूज़ करा जाता है। देखिए ये बेसिकली ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। क्यों इनको इनकॉर्पोरेट करा गया है कोर्स में, क्योंकि एसएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन इज़। अब वो आपको
4 ऑप्शन देता है। अब देखिए एसएससी भी बड़ा स्मार्ट है, वो क्या करेगा, एक में डालेगा सिल्वर आयोडाइड, दूसरे में डालेगा सिल्वर क्लोराइड, ताकि अगर आपने ये भी अगर आपको याद है कि हाँ शायद मैंने कोई सिल्वर से कंपाउंड पढ़ा था, तो भी वो चाहता है कि आपको एकदम एग्जैक्टली पता हो, तो इसलिए आपको याद रखना है सिल्वर आयोडाइड। देन मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज टू प्रिपेयर कैलोमल एंड एज पॉइजन, यूज टू प्रिपेयर कैलोमल एंड एज पॉइजन मर्क्यूरी क्लोराइड। ये भी कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी मर्करी वैसे भी पॉइजनस होती है, इवन अगर आप मर्करी टेस्ट भी कर लें तो ये एज अ पॉइजन बिहेव करती है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड काफ़ी पॉइजनस हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट एंड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड फॉर वॉशिंग ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। क्यों ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स के लिए यूज़ करता है, क्योंकि ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स में ना एक लेयर बन जाती है, ये हाइड्रोजन ब्लैक सी लेयर आ जाती है उसके ऊपर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसकी सफाई कर देता है। देन एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉट आता है तो नॉट में क्या होगा, 3 आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देगा और 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो आपको पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पता होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, इस टाइप से। अभी दूसरी चीज़ एक और क्या होती है, ये तो चलिए ये चीज़ शायद आपने इन चीज़ों को ना देखा हो, एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ जो आपने शायद देखी हो, तो आपको अगर याद हो कि अगर कभी कभी आप जब कभी बचपन से लेके आज तक कभी अगर चोट लगी हो और आप ड्रेसिंग कराने कभी गए हो, अगर आप ड्रेसिंग कराने में क्या होता है, तो कंपाउंडर के वहाँ आपने अक्सर देखा होगा वो क्या करते हैं, आपके चोट के ऊपर पहले तो एक ब्राउन सा सोल्यूशन कुछ डालते हैं, जिससे आपको एकदम से बहुत तेज़ से आपके थोड़ा इचिंग सी होने लगती है, इरिटेशन सी होने लगती है। तो वो चीज़ जो होती है वो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यों, क्योंकि वो एज एन एंटीसेप्टिंग एजेंट भी काम करता है, जो आपके जितने भी आपके उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको तुरंत क्लीन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। देन ज्वेलर वर्क में आपकी फेरिक ऑक्साइड का यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसको ल्यूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी का कि इसको ल्यूनर कॉस्टिक किसको बोलते हैं, तो इट इज सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा क्या है, जो आपने इलेक्शन के टाइम पे आपने ये आपने उंगली के ऊपर जो आपने वो देखा है ना, एक काली सी एक निशान लगाते हैं, तो वो किससे लगाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से लगाते हैं। क्यों इसलिए लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से ये जाता नहीं है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ मेटालॉइड्स के ऊपर। मेटालॉइड्स पहले तो हम ये समझते हैं क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही क्वालिटीज़ प्रोसेस करते हैं वो। अभी वो कहाँ पाए जाते हैं, देखिए क्या होता है, आपने अगर कभी भी पीरियोडिक टेबल देखी हो तो क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है पीरियोडिक टेबल। उन ब्लॉक्स का नाम होता है किसी का एस, सेंट्रल ब्लॉक जो होता है वो होता है पी, ठीक है। देन डी एफ ऐसे रहते हैं उनके ब्लॉक्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हम उनको कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलॉइड है सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, सिलिकन कंप्यूटर पार्ट्स। बेसिकली क्या होता है, जो आपके चिप्स होती हैं, जो आईसीज होते हैं, आपने सुना होगा आईसी चिप लगी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या आपने सुना होगा जैसे हमारे में i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, i3 प्रोसेसर लगा है हमारे लैपटॉप में, ठीक है। तो ये सब बनता किससे है, ये सब इसमें सिलिकन बहुत ही भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है जितनी भी चिप्स बनती हैं। इनफैक्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो पूरी इसी के ऊपर लिविंग है, सिलिकन के ऊपर। उसमें 90% काम सिलिकन पे ही चलता है, ठीक है। अभी जर्मेनियम कहाँ यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में जर्मेनियम यूज़ होता है। आर्सेनिक कहाँ यूज़ होता है, लेड के साथ आर्सेनिक का अलॉय होता है, कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है आर्सेनिक एंड लेड। देन एंटीमनी, फ्लेम रिटार्डेंट, एंटीमनी एज इट्स ऑक्साइड्स एज अ फ्लेम रिटार्डेंट। इसको होता क्या है, एंटीमनी ऑक्साइड जो होती है वो आग को थोड़ा सा शांत करती है, तो एज अ फ्लेम रिटार्डेंट भी इसको यूज़ करते हैं। कब, देखिए कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं फ्लेम्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको थोड़ा कंट्रोल भी रखना है, तो उसके लिए एंटीमनी ऑक्साइड्स का यूज़ हो गया। देन टेलेरियम का यूज़ सोलर पैनल्स में होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेलेरियम का यूज़ सोलर पैनल्स में। ये एसएससी पूछता है कि सोलर पैनल्स में हम किस मेटलॉइड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेलेरियम ना। नॉन मेटल्स की बात करें, सॉरी नोबल गैसेस की बात करें, पहली चीज़ नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हमने ये पढ़ा कि हर एक एलिमेंट को आखिरी जो उसकी शेल होती है ना, उसमें
8 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं, ये उस पर वो स्टेबल रहता है। तो देखिए सर क्या होता है ना कि नोबल गैसेस में वो इनहेरेंट फीचर होता है, मतलब कि उनमें नेचुरली उनकी आखिरी शेल जो होती है वो 8 की ही होती है, उनमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आखिरी शेल में, तो बहुत स्टेबल होती हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका कहाँ पे पाए जाते हैं, किसी भी आप कभी भी कोई भी पीरियोडिक टेबल का चार्ट उठा लीजिए आप, सबसे राइट मोस्ट जो उसमें रहेगा उसको ग्रुप 18 बोलते हैं। राइट मोस्ट जो आपका ऊपर से नीचे जो आपका कॉलम आता है वो होता है नोबल गैसेस का, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है दे हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। क्लियर। अभी यहाँ पे बात आती है एग्जाम्पल हीलियम। हीलियम इज यूज फॉर डाइल्यूटिंग द प्योर ऑक्सीजन इन डीप सी ड्राइवर्स गैस टैंक्स, ऑल्सो यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट, वेदर बलून्स, बिकॉज इट इज़ लाइट एंड इनफ्लेमेबल। तो देखिए क्या है, पहली चीज़ तो हीलियम के ये 3 यूजेस हैं। ये डीप सी ड्राइवर्स, ये वाला पॉइंट बहुत आता है एसएससी में कि डीप सी ड्राइवर्स किसको यूज़ करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को ये इसको यूज़ करते हैं, प्योर ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में यूज़ करते हैं। देखिए क्यों ऐसा होता है कि अभी नीचे जा रहे हैं, अभी पता नहीं ना कितने टाइम में ऊपर आए, कोई भी आपको काफ़ी टाइम तक नीचे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्योर ऑक्सीजन लेके जाते हैं नीचे, थोड़ा हीलियम भी उसमें लेके जाते हैं ताकि वो डाइल्यूट कर, ऑक्सीजन को जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे उतना उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना आप ज़्यादा समय तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको। तो इसीलिए उन सिलेंडर्स में साथ में हीलियम भी रहती है, उसका काम सिर्फ इतना होता है डाइल्यूट करती रहती है वो ऑक्सीजन को, ठीक है। टायर्स में यूज़ होती है और देन वेदर बलून्स में यूज़ होती है क्योंकि हल्की होती है काफ़ी। नियॉन इज़ यूज इन साइन ट्यूबिंग, जितने भी आपके साइन होते हैं, ग्लो साइन आपने देखे होंगे रोड के ऊपर, वो नियॉन होते हैं, आपने देखा होगा वो चमकते हैं अपने आप, तो वो नियॉन की प्रॉपर्टी होती है। देन आर्गन आपने अपने घर में एक बल्ब देखा होगा, नॉर्मल बल्ब यही जो आपका होता है, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है आर्गन, इसके अंदर एक गैस भी भरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्गन गैस होती है वो। तो अभी ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में कि कॉमन लाइट बल्ब्स जो होते हैं घरों में उसमें कौन सी गैस होती है, तो सर उसको हम कहते हैं आर्गन। अभी आर्क वेल्डिंग में भी आर्गन का इस्तेमाल होता है, राइट। फिर आती हैं हमारी 2 गैसेस आती हैं जिनको हम ये कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस हम किसको कहते हैं, जीनॉन को। तो ये 2 गैसें हैं, क्रिप्टन और एक जीनॉन, जिसको जीनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसको ये फोटोग्राफिक फ्लैश यूनिट्स में यूज़ होते हैं और लाइट हाउस में, जहाँ पर भी एक तेज़ फ्लैश चाहिए होता है। लाइट हाउस में हमें तेज़ लाइट चाहिए होती है काफ़ी, और बाकी जो आपके फ्लैश, जो आपका कैमरे का फ्लैश होता है, तो होता क्या है, क्या करते हैं हम, जो पीछे की वॉल होती है ये रिफ्लेक्टिंग वर्क बहुत अच्छा करती हैं, तो उन वॉल्स के ऊपर हम क्रिप्टन जीन की एक हम लेयर लगा देते हैं, तो उससे जो लाइट आती है वो बहुत ही चमकदार लाइट आती है। क्योंकि फ्लैश यूनिट्स में जो आपके कैमरे की फ्लैश यूनिट्स होती हैं, आपने देखा कि 1 सेकंड के लिए फ्लैश निकलता है और आप चाहे कितने भी अंधेरे में फोटो लो, फोटो एकदम क्लियर आती है। तो ये इन्हीं सब की वजह से होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको एम्पलीफाई कर देती हैं, उसको इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं आप प्लीज़ उसको याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये टू द पॉइंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। Welcome to our lecture series on chemistry for SSC CGL। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, ओर्स क्या होते हैं, देन कुछ मेटल्स के ओर्स हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, आयरन का ओर क्या होता है, कॉपर का ओर क्या होता है। एसएससी आपसे ये पूछती है कि इनमें से आयरन का कौन सा ओर है, और 4 ऑप्शंस आपको दे देती है। देन मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये कौन से प्रोसेस होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, आईईटी लखनऊ कॉलेज से। देन आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करिए, जिससे कि मैं आपको मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स होते हैं, कई लेक्चर्स अभी इस सीरीज़ में और आएंगे, तो वो सब आपको मालूम पड़ते रहेंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए। थैंक यू। शुरू करते हैं। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, पहले तो हम देखते हैं। मिनरल इज़ द नेटिव फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट इन नेचर। मिनरल्स वो मूल फॉर्म होती है, वो उसका मूल धारणा होती है, जिसमें कि एक धातु, अ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर, जिसमें कि एक धातु जो होती है वो अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट, नेचर में जैसे वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि देखिए आपने कभी सोचा कि ये जो आप लोहा यूज़ करते हो, जो आप कॉपर यूज़ करते हो, कॉपर यानी कि तांबा,
या आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हो, ये कहाँ से आता है ये सब? ऐसा नहीं है कि वो हमें लोहा जो है, जो हम आज के टाइम पे हम लोहे की रॉड्स यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आती हैं? ऐसा नहीं है कि वो हमको डायरेक्टली अर्थ के नीचे से सीधे सीधे हम डिग करते हैं और हमको वो मिल जाती है, नहीं। देखिए होता क्या है, ये अर्थ के नीचे ना, जैसे आपने देखा है आपके लोहे की या आपके पत्थर की, आपने पहाड़ देखे होंगे, आपने पत्थर की चट्टानें देखी होंगी, सेम उसी तरह धरती के नीचे भी चट्टानें होती हैं। उनको डिग करा जाता है, उनको खोदा जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और फिर उनको उसके अंदर, आप ऐसे बहुत बड़ी चट्टान में थोड़ा सा आपको आयरन मिलता है या कॉपर मिलता है, इस टाइप से होता है। तो ये मिनरल्स जो होते हैं जिस नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो इसमें प्योर लोहा आपको मिलेगा, कई प्रोसेस होते हैं उससे लोहा एक्सट्रैक्ट करने के या कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के, ठीक है। तो उसी को हम मिनरल कहते हैं, जिस फॉर्म में वो बेसिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है ना, अपनी नेचुरल फॉर्म में वो अर्थ में जैसे एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं मिनरल। अब हम ओर किसको कहते हैं? ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मैटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। देखिए क्या होता है, और वो चीज़ होती है, और वो सब्सटेंस होता है, वो मिनरल होता है। पहली चीज़ तो और मिनरल होता है, लेकिन उसमें भी वो पर्टिकुलर मिनरल जिससे कि हम मैटर को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली निकाल पाएँ। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर मेटल, एक आपके पास कोई भी मिनरल है, मान लीजिए मतलब कि एक आपके पास एक पत्थर की चट्टान है, उसमें समथिंग अमाउंट ऑफ आयरन है, थोड़ा सा आप कुछ भी अमाउंट ऑफ आयरन या कॉपर कुछ भी है, वो आपकी मर्जी है, मेटल हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम मेटल बोलेंगे आपसे इसको। उसमें कुछ मेटल है, अब आपने उसको अपना लेबर लगाया, आपने सारा पैसा ऐसा लगाया, मशीनरी लगाई, उसके बाद कितना निकला? मान लीजिए वो निकला तो 10 रुपये के बराबर का, कि आप उसको बेचोगे तो 10 रुपये मिलेंगे आपको। लेकिन आपने लेबर, मशीनरी और सारी अपना जितना भी आपने समय लगाया, उन सब की जब कीमत देखी गई तो वो आपने 20 रुपये लगा दिए। मतलब आपने 20 रुपये लगाकर 10 रुपये की चीज़ आपने निकाली, तो ये तो घाटे का सौदा है। तो इन चीज़ों को हम कभी भी और नहीं कहते, ये चीज़ें सिर्फ मिनरल होती हैं। मिनरल का मतलब कि देखिए उसमें था तो था ही, मतलब है तो है उसमें जो आपका मेटल है उसमें वो तो है ही है, लेकिन हम उसको निकालेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने का वो होगा, जितने में निकालने के बाद जितना हम उसका यूज़ कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हम अपने रिसोर्सेज, जो हमारे अपने संसाधन है, उससे ज़्यादा संसाधन हम उसको निकालने में खर्च कर देंगे। इसीलिए ऐसों को हम और कभी नहीं कहते। और हम उनको कहते हैं जिससे कि जो हमारा अपना मैटर है, हम उनको अपना इकोनॉमिकली निकाल लें। मतलब कि अगर हमने 10 रुपये खर्च करें उसको निकालने में, तो कम से कम वो 20, 30, 40, 50 इस तरह से वो बिक पाए, ठीक है, बिक पाए या काम में आ पाए। क्लियर है ये बात? तभी हम उसको और कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है सभी ओर्स मिनरल्स तो होते हैं, क्योंकि देखिए सभी और मिनरल इसलिए होते हैं क्योंकि सभी ओर्स में कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। सभी मिनरल और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आप सभी को आप इकोनॉमिकली निकाल पाए। क्लियर है? अब बात आते हैं गैंगी पे। देखिए इसको गैंग और गैंगी दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। ना गैंगी क्या होता है? कमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल इन विच ओर इज़ फाउंड। देखिए क्या होता है, जब आप धरती के नीचे इसको डिग करते हैं, खोदते हैं और आप निकालते हैं ना और, तो क्या होता है, वो अकेला खाली आयरन नहीं आता साथ में, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे ही ले लीजिए, आप क्रिकेट आपने खेला होगा बचपन में, तो जब आपकी बॉल कीचड़ में गिर जाती थी तो क्या होता था, जब आप उस बॉल को निकालते थे तो क्या खाली बॉल आती थी साथ में? नहीं ना, साथ में उसके कीचड़ भी लग के आता था। ठीक है, वही चीज़ होती है जब आप कुछ भी आप निकालते हो ना अर्थ से, तो उसके साथ में बहुत सारा कॉमर्शियली वैल्यूलेस ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी कॉमर्शियली कोई वैल्यू नहीं होती है, वो भी चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम कहते हैं गैंगी। क्लियर है बात एकदम? आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी किसको कहते हैं? मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। वो प्रोसेस है जिससे कि एक पूरा ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम मेटल को अपने उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए ओर एक्सट्रैक्शन तो ये बात हो गई कि आपने अपना लेबर वेबर लगा के आपने वहाँ से बड़े बड़े पत्थर जिनके अंदर की बड़ी बड़ी चट्टानें जिनके अंदर की पाया जाता है आयरन, वो तो आपने ब्लॉक्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स तोड़वा के आपने निकलवा लिया उसको। अभी वो ओर है, उससे हमें लोहा निकालना है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि हम अपना मेटल उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं।
कैल्सिनेशन। देखिए ये कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी की मीनिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपको आगे अभी हम डायग्राम्स करेंगे कि किस मेटल के लिए कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ काम आएगा। समझते हैं हम कैल्सिनेशन क्या होता है। देखिए कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ डन फॉर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर्स। इट इज़ डन इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस। देखिए क्या होता है, पहली चीज़ तो कैल्सिनेशन में इसको या तो बिना हवा के या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या करते हैं, इसको पहले तो इसको हीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बोनेट ओर्स के लिए ये करा जाता है, बेसिकली कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए। हाइड्रोक्साइड कौन से हुआ है? मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH है, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। तो क्या होगा जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, CaCO3 में से ना कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। CaCO3 में से अगर आप एक CO2 हटा दें, आप लिखें CaCO3 अपने नोटबुक में, ठीक है, उसमें से CO2 हटा दें, तो CO2 हट गया तो क्या बचा? CaO, खाली कैल्शियम ऑक्साइड बचा। हम क्या करते हैं ना, किसी भी अगर जब एक्सट्रैक्शन करना होता है मेटल का, तो हम कोशिश करते हैं हम उसकी ऑक्साइड बना दें, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जैसे कि आयरन ऑक्साइड। इस तरीके से हम उसकी ऑक्साइड बना दें। ऑक्साइड बनाने के बाद मेटल निकालना बड़ा आसान होता है भाई। क्यों आसान होता है? क्योंकि मान लीजिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, CaO है मान लीजिए, कैल्शियम की कोई भी किसी भी मेटल की ऑक्साइड है, उससे हमें मेटल पाना बहुत आसान होता है। आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रोक्साइड ओर्स में क्या करते हैं, हम इनको रिवर्बरेटरी फर्नेस देखिए क्या होती है, ये एक ऐसी फर्नेस होती है या एक ऐसी चिमनी कह लीजिए होती है, जिसमें कि हम सीधे सीधे जो उसके अंदर सामान पड़ा होता है उसको नहीं गर्म करते हैं, हम साइड वॉल्स को हीट करते हैं, साइड वॉल्स को खूब हीट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, रेडिएशन से ही अपने आप इसमें रिएक्शन होता है। उन वॉल्स की गर्मी से जो उन वॉल्स की गर्मी से जो हीटिंग मिलती है इसको, उससे इसमें रिएक्शन हो जाता है। तो क्या होगा, कार्बोनेट ओर्स में से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, उड़ जाती है, हाइड्रोक्साइड में से वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कैल्सिनेशन। किस में करते हैं, आपको क्या याद रखना है इसमें, SSC इसमें क्या पूछता है, किन ओर्स के लिए करते हैं, हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए और कार्बोनेट ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है रोस्टिंग बहुत पॉपुलर है टर्म। ये किसके लिए करते हैं, हम हमेशा ये सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए, और इसको हम एक्सेस ऑक्सीजन में करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या जहाँ जहाँ एयर हो आप समझ लीजिए वहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है, या तो एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की बात करते हैं। रोस्टिंग में इसको एक्सेस ऑक्सीजन में करते हैं, सल्फाइड ओर्स में करा जाता है, और इसको भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है, ओर कैसे होता है। पहली चीज़ तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर है हमारे पास, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए, ये एक डायग्राम है, इसमें से मैं एक दो स्टेप्स आपको समझा दूंगा ताकि जैसे आपको एक आइडिया लगा रहे कि ये क्या होती है मेटलर्जी। ये आपसे डायग्राम कभी पूछा नहीं जाएगा, जस्ट दैट कि आपका सब्जेक्ट में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ये इस चीज़ के लिए है। देखिए ओर हुआ, पहले तो हमने ओर को क्या किया ना, छान वान के थोड़ा सा इसको, मतलब कुछ भी थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करा, और जो गंदगी ऐसे ही निकल सकती थी हमने वो गंदगी निकाल दी इसकी, ठीक है। फिर क्या किया, इसको 3 में बांटते हैं हम, खाली एक कोई भी एक पढ़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2 पढ़ लेते हैं, मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के हिसाब से मान लीजिए जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो हाई रिएक्टिविटी वाली चीज़ें हम उसके लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह आयरन इतना रिएक्टिव नहीं होता है, मीडियम रिएक्टिविटी तक होती है उसकी, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाली चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, स्टेप्स यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, पहले तो उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट किया, सल्फाइड ओर करा। सल्फाइड ओर के आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, सल्फाइड ओर्स में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। तो देखिए सल्फाइड ओर हमने बना लिया उसका, फिर हमने उसकी रोस्टिंग कर दी, और रोस्टिंग करने के बाद हमें तुरंत प्योर मेटल मिल जाता है। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ पे भी देखिए, हमने और किया, हमारे पास यहाँ पे मेटल था, मेटल सल्फाइड ओर, अगर सल्फाइड ओर वाला है जैसे Cu2 है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, हमने सल्फाइड ओर बना, फिर हमने उसकी रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग करी तो क्या हुआ, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, वो CuO कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और किसी भी चीज़ को अगर हम ऑक्साइड बना लें तो बड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ऑक्साइड बनाने के बाद हमने सीधे उसे ऑक्सीजन हटा दिया। ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन।
ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्साइड बन गया तो हमने उसका रिडक्शन कर दिया। जैसे मतलब CuO था, रिडक्शन करा तो O चला गया, तो क्या बचा Cu। Cu तो प्योर मेटल है, तो हमें प्योर मेटल मिल गया। ठीक है। इसी तरह जो हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। या आपको याद रखना है कि हाई रिएक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। सल्फाइड ओर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। और मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए और हाइड्रो ऑक्साइड्स के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। क्लियर। अभी देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एक एक टर्म आपको इसका याद होना चाहिए, क्योंकि एसएससी इसके ऊपर कुछ नहीं तो आज तक कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ चुका है, और ज़्यादा ही अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं इसके ऊपर। कैसे पूछता है एसएससी, आपको बताते हैं। आपसे पूछेगा सोडियम का आप वो बताइए कि कौन सा उसका वो होता है, ओर होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। कैल्शियम का क्या होता है, लाइमस्टोन होता है CaCO3। ठीक। अभी कुछ बहुत कहाँ का कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा, आयरन के ऊपर। आयरन के 2 ओर्स होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो आपको ये दोनों के ही फॉर्मूले पता होना चाहिए। हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। अब भी फिर से कहाँ कंफ्यूज करता है, आजकल देखिए वो आयरन 3 ऑक्साइड जो होती है वो Fe2O3 होती है। आयरन 3 ऑक्साइड जो होती है वो Fe2O3 होती है। बच्चे सोचते हैं कि आयरन 3 लिखा है तो फिर तो ये Fe3 होगा, वो वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं और आयरन 3 ऑक्साइड को वो Fe3O4 मार्क करके आ जाते हैं। जबकि आयरन 3 ऑक्साइड जो होती है, ये 3 आयरन से जो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है उसका इस 3 से कोई लेना देना नहीं। ये जो 3 होती है इसकी वैलेंसी बताता है। ठीक है, हमें उसमें नहीं जाना है कि वैलेंसी क्या होती है, हमें वो नहीं समझना है, हमें सिर्फ इतना समझना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आयरन 3 ऑक्साइड जो होती है वो Fe2O3 होता है। ठीक है, हम ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ये फिर आता है हमारा आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड, ये Fe3O4। ठीक है, जब भी आपसे आयरन 2 ऑक्साइड बोला जाए तो वो Fe3O4 है। राइट। देन आपको ये सभी जितने भी नाम आपको दिए हुए हैं ये आपको सारे याद रखने हैं। कॉपर भी बहुत पूछा जाता है, मर्करी भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अलॉन्ग विद इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।